तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है बॉम्बे टॉकीज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गायक और गीतकार रकीब आलम से फिल्मी गपशप। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। जी हाँ, तो कुछ ये ऐसी धुनें हैं जिन पर कि हम थिरकने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हर बार संगीत हो, गीत हो, फ़िल्म हो, हम नयापन ढूँढते रहते हैं। जी हाँ, आप समझ गए किस फ़िल्म की बात हम कर रहे हैं? पुष्पा। जी हाँ, ये फ़िल्म है जो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज़ हुई और तेलुगु फ़िल्म जिसका कि अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ, अलग-अलग भाषाओं में हमने आपने देखी और ये कह सकते हैं कि 2022 में एक नई सौगात मिली और हमें ये फूल मिला पुष्पा। दोस्तों, यूँ देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनती हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग प्रतिवर्ष 1600 फ़िल्में बनती हैं, सभी भाषाओं की मिलाकर। आप भी जानते हैं कि अलग-अलग भाषाओं का अनुवाद हिंदी में होता है, हिंदी की जो फ़िल्में हैं हमारी, वो अन्य भाषाओं में बनती हैं और इस तरह से आदान-प्रदान चलता रहता है। इसी तरह से कुछ फ़िल्में हैं, चाहे वो केजीएफ हो या बाहुबली हो और अब पुष्पा की बारी आ गई। तो ये फ़िल्म बहुत लोगों को पसंद आ रही है और इसके दूसरे संस्करण का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, और आपको इंतज़ार होगा कि फ़िल्म पुष्पा, इससे जुड़ी हुई गपशप करने के लिए किस शख्सियत को हमने बुलाया है। दोस्तों, हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आ गए हैं, हमारे साथ हैं रकीब आलम जी। इन्होंने गीत लिखे हैं फ़िल्म पुष्पा के हिंदी संस्करण के, जो कि आप सबको बहुत पसंद है और भाई हमें भी बहुत पसंद है। ऐसी ही और भी बहुत सारी फ़िल्मों के गीत आपने लिखे हैं, जो गीत आपको बहुत पसंद आए हैं। कौन-कौन से वो गीत हैं, कैसे-कैसे इन्होंने ये काम किया है, मज़ा आएगा बात करके मुझे भी और ज़ाहिर है कि आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से जब फ़िल्में दूसरी भाषाओं में बनती हैं या दूसरी भाषाओं की फ़िल्में जब हिंदी में बनती हैं, तो किस तरह से गीत लिखे जाते हैं, कैसे संगीत तैयार होता है और क्या-क्या होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। कुछ ऐसी ही गपशप हम करेंगे। तो स्वागत करते हैं रकीब आलम जी का। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो रकीब जी, आपने गीत लिखे हैं और ज़ाहिर है कि इस समय तो धूम मचा रखी है इस फ़िल्म ने, पुष्पा ने। जी। तो ये सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये कैसे मिली आपको? बात यूँ है कि इनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं डीएसपी साहब, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका नाम है देवी श्री प्रसाद जी। और शॉर्ट में उनको डीएसपी कहते हैं। तो लोग अच्छा। अभी डीएसपी के नाम से फेमस हैं। तो एक्चुअली उनकी पहली फ़िल्म थी जिसका नाम भी देवी था। अच्छा। हाँ, तब ये करीब-करीब 10-12 साल पहले की बात है और तब हम लोग उस फ़िल्म के गाने के लिए हम बॉम्बे आए थे और यहाँ पे हम लोग ठहरे थे और कई सिंगर अभिजीत साहब और सोनू निगम जी, इन लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया था। तो वो पहली फ़िल्म से हमारा रिश्ता है डीएसपी साहब से। और इसके बाद भी कई ऐसे गाने थे, जैसे आ अंटे अमलापुरम एक बहुत ही हिट गाना था। जी, जी। तो वो भी मैंने लिखा था, डीएसपी साहब उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा। जी। तो इस तरह से काफ़ी दिनों का एक रिश्ता है हमारे और डीएसपी साहब के साथ। तो पुष्पा के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया और आमतौर से हम लोग एक दूसरे को भैया बोलते हैं। देवी मुझे भैया बोलते हैं, मैं उनको भैया बोलता हूँ। उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ तो इसलिए वो मुझे भैया बोलते हैं। जी। और चूँकि वो एक स्टार हैं और उनके ओहदा एक अभी वहाँ के सुपरस्टार हैं, तो उस हिसाब से मैं भी उनको भैया बोलता हूँ। तो डीएसपी साहब ने फ़ोन किया मुझे, उन्होंने कहा कि भैया एक फ़िल्म है, उसके गाने आपको लिखने हैं। जी। आप बजट-वजट कुछ भी देखना मत, क्या होता है नहीं होता है, आपको ये फ़िल्म लिखनी है, आपको ये गाने लिखने हैं। तो मैं बोला ठीक है, तो बोले कि प्रोडक्शन की तरफ से या प्रोड्यूसर की तरफ से आपको कॉल आएगा। तो कुछ देर के बाद, मेरे ख्याल से आधे घंटे 1 घंटे के बाद जी। मैथिली मूवी की तरफ से, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनकी तरफ से कॉल आया और उन्होंने कहा कि ये शायद आपको देवी जी से बात हो चुकी है, तो आपको गाने करने हैं, तो आज ही आपको चेन्नई जाना है। अच्छा। हाँ, तो मैं बोला अच्छा ठीक है। और देवी ने भी कहा था कि भैया आपको आज ही आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है और हम लोगों को ये गाना रिलीज़ करना है। सारे 5 लैंग्वेज के हैं,
4 लैंग्वेज रिलीज मतलब रिकॉर्ड हो चुके हैं, एक हिंदी बचा हुआ है जो आपको करना है। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर उन लोगों ने टिकट वगैरह किए और मैं आया चेन्नई। और आने के बाद मैं देवी साहब के साथ मिला। तो देवी ने मुझे समझाया गाने के मूड क्या है और उसके गाने के मीनिंग्स क्या है, क्योंकि तेलुगु में वो गाना था। तो हर लाइन का उन्होंने मीनिंग मुझे बताया। और फिर इधर उधर की बात हुई, 1 घंटा हम लोग इस तरह बैठे। फिर बोले कि चलिए भैया हम लोग गाना देखते हैं। तो गए हम लोग गाना देखने के लिए। और गाना देखने के बाद मैं स्टन हो गया, क्योंकि उसके जो रिदम था और जो उसके जो पंचेस थे जी, वो इतने बेहतरीन थे कि मैं उनको गले लगा लिया। बोले भैया ये गाना सुपर डुपर हिट भैया। और तब मैं वहाँ से मैं सीधे होटल आया और करीब करीब 3 साढ़े 3 बजे तक मैंने उस गाने के ऊपर काम किया और लगभग वो फिनिश हो गया। दूसरे दिन फिर हमारी मुलाकात देवी साहब से हुई और फिर थोड़ी बहुत इधर उधर तरमीम की गई उनके हिसाब से और फिर वो गाना लॉक हो गया। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। तो क्या आपने एक गीत लिखा? हाँ, उस दिन मैं एक ही एक गीत गीत हाँ लिखा। जी जी जी। और उसके लिखने के बाद मैं वापस बॉम्बे आ गया। फिर देवी उनकी पूरी टीम बॉम्बे आई और फिर यहाँ पे बॉम्बे में हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया। तो आपने कितने गीत उसमें लिखे हैं? 5 गीत थे। पांचों आपने हाँ किए? जी, एक एक अच्छा। करके लिखा गया, क्योंकि हर 15 दिन 20 दिन में उन लोगों का एक उसको बोलते हैं लिरिकल वीडियो। तो वो लोग लिरिकल वीडियो वो लोग रिलीज करते थे। अच्छा तो एक एक करके रिकॉर्ड होता था और फिर उसको लिरिकल वीडियो उसको रिलीज करते थे। अच्छा, लिरिकल वीडियो क्या है? जिसमें कि लिरिक्स लिख कर आते हैं, हाँ, बोल लिख कर जी, आते जी, हैं? जी। अच्छा उसमें कुछ ग्लिम्स होंगे फिल्म के, कुछ शॉर्ट्स होंगे और बाकी लिरिक्स लिखे हुए आएंगे। तो उसको लिरिकल वीडियो बोलते हैं। उस पूरे गाने का पिक्चरेशन नहीं है। नहीं रहेगा उसमें। हाँ 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 उसमें 1-2 शॉट्स रहेंगे। जी। जैसे जागो जागो बकरे में 1-2 शॉट्स थे जो उसके सिग्नेचर स्टेप्स थे अल्लू अर्जुन के, वो थे। बाकी सब एनिमेशंस थे। दूसरा गाना मुझे आया श्रीवल्ली। तो श्रीवल्ली में डीएसपी साहब ने कहा कि इसमें लिप मूवमेंट नहीं है, लिप सिंक नहीं है, तो आपको फ्रीडम है। क्योंकि डबिंग के गानों में परेशानी ये है कि आपको ट्रांसलेशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है जी, और लिप मूवमेंट को भी ध्यान में रखना होता और है। भाव भी। जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आती हैं, आप लिख नहीं सकते? नहीं लिख नहीं सकते बिकॉज ऑफ द लिप मैच नहीं करता है। जी। इसमें ये था कि इसमें लिप नहीं था। तो डीएसपी साहब ने कहा कि इसमें लिप नहीं है, तो आपको इस चीज की बंदिश से आपको आजादी है, लेकिन ट्रांसलेशन चाहिए। जी। तो आपको ट्रांसलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं बोला चलो कम से कम लिप के तो झंझट तो रहा। मीटर वाला झंझट हाँ। नहीं था थोड़ा सा, है ना? जी। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसमें तेलुगु में था कि चुपे बंगारा मायनी। इसका मतलब शायद ये होता है, जो मुझे ट्रांसलेशन मिला था, कि तुम्हारा लुक 24 कैरेट गोल्ड की तरह है। अच्छा। इस तरह से कुछ था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या, लिप तो नहीं है ठीक है, हाँ। लेकिन मैं क्या, अगर तुम्हारी झलक सोने जैसा है, सुनहरा है, वही क्या लिखूं। तो लिखते लिखते मुझे एक आया दिमाग में चल के अशरफी। क्या बात है? हाँ जी। तो तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। तो इसमें क्या किया मैंने कि रैम करने की कोशिश की, तो थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि लिप था नहीं। जी। तो बर्फी, अशरफी और 2 हरफी, तो ये 3 वर्ड्स के मैंने एक रैम किया। तो तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली बातें करे 2 हरफी। तो ये रैम हुआ तो थोड़ा सा साउंड अच्छा आने हो लगा। गया। हाँ। तो देवी बहुत खुश हुआ और फिर अंत्यग्रह की तरफ चला। तो अब लाइन बाय लाइन मुझे ट्रांसलेट ही करना था। तो एक जगह पे था कि लड़का जो है या हीरो जो है वो हीरोइन की तरफ बहुत आकर्षित है जी। लेकिन वो उसको उतना तवज्जो नहीं दे रही है। जी। तो ये अंदर से चिढ़ रहा है और चिढ़ के बोलता है कि अरे तेरी सहेलियां जो है
बहुत सी सिंपल मामूली है, उसमें से थोड़ी सी तुम अच्छी हो जी तो ये अपने आप को तुम बहुत बड़ा हीरोइन या ऐसा मत समझो। तो ऐसा कुछ भाव थे उसके। जी। तो उसमें मैंने लिखा था कि तेरी सहेलियां सादा मामूली, उसके मुकाबले थोड़ी तू भली, जैसे ही 16वां लग जाए सावन, तू क्या हर लड़की दिखे फूलों की कली। क्या बात है। जी। तो वो सारे ट्रांसलेशन को ही फॉलो करते हुए लिखा। तो इस तरह से बन ये गया। हाँ ये गाना बना, लोगों ने बहुत पसंद किया। तेरी सहेलियां सादा मामूली, उसके मुकाबले थोड़ी तू भली, जैसे ही 16वां चढ़ जाए सावन, तू क्या हर लड़की दिखे फूलों की कली। बास पे लिपटी लाल साड़ी, वो भी दिखे राजकुमारी, झुमके बिंदी और गजरे से रूप निखर जाए, फिर भी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, बातें करे दो हरफी। बहुत लोग सुन रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग भाषाओं में इनके गीत बन रहे हैं, लोग जी। नृत्य कर रहे हैं जी, उस जी, पर। और इसकी पॉपुलैरिटी तो क्या जी, बताएं। हाँ बस सही में मुझे कुछ कुछ लोग भेजते रहते हैं, कोई लिंक्स वगैरह भेजते रहते हैं जी। तो पता चलता है। और छोटे छोटे लेकिन- बच्चे वो भी अपना वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। जी। तो कैसा लगता है आपको जब ऐसा देखते हैं आप? तो अब लोगों का प्यार है, लोग पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है क्या कि भगवान जब किसी चीज को देना चाहता है या किसी से खुश होता है तो किसी चीज पे भी खुश हो सकता है। जी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने श्रीवल्ली गाने बहुत ही उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत महान लिख दिया, ऐसा है नहीं। लेकिन क्या है, चूंकि भगवान को देना था जी। सक्सेस इस गाने के बहाने, लोगों को पसंद आना था, या इतनी पॉपुलैरिटी मिलनी थी आपको? मिलनी थी जी। तो लोगों को प्यार मिलना था, जी। तो लोगों ने प्यार दिया इस माध्यम से। जी, इस माध्यम से। क्या बात है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आगे के लिए भी आपको। बहुत बहुत और शुक्रिया। ये बताइए कि ये जो पहचान मिली आपको इस गाने से, इसमें और क्या क्या इजाफा हुआ? कोई खास वाकया हुआ या आपको मतलब लोग ऐसे पहचानने लगे कि अच्छा यही हैं जिन्होंने ये वाला गीत लिखा है, पुष्पा का ये गीत लिखा है, कुछ ऐसा कहीं हुआ? हाँ, कई कई लोगों का कॉल आता है या कहीं अच्छा। कहीं पर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई ये, या कई लोग मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इन्होंने पुष्पा के सारे गाने लिखे हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है और बधाई भी देते हैं। बहुत सारे लोग कई जगह पर गया तो लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी। और सबसे अच्छी बात है कि जहाँ मैं रहता हूँ जी। उसके नीचे रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ पे, तो लोग कार से आते हैं तो कार में गाने बजते हैं, कभी के सामी सामी जी। और कभी अपना श्रीवल्ली। तो मेरे बच्चा के बाद अब्बू वो कार में आपका गाना बज रहा है। तो मैंने कहा हाँ ऐसा है। बोला हाँ। बोला कौन सा गाना बज रहा है? अरे कभी अभी सामी सामी बज रहा था, अभी थोड़ी देर में वो भी बज रहा था। अच्छा। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं जी। तो बच्चों को क्या स्कूल वगैरह में भी ऐसा पता चलता है या उन्हें मजा आता है कि हाँ उनके पिताजी ने ऐसे गीत लिखे हैं, इतना लोकप्रिय है? हाँ, बच्चे स्कूल में बताते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, क्या हुआ, एक श्रीवल्ली के गाने की बात बताता हूँ जी। जब मैं ये गाना लिख रहा था तो अमूमन ऐसा होता है कि मैं गा गा के लिखता हूँ। अच्छा। तो मुझे फील पता चलता है, कहाँ कहीं पे लैक होता है फील, तो मुझे पता चलता है कि गाने सिंगर अब गाएंगे तो कहाँ उसको तकलीफ होगी या कहाँ उसको अच्छा नहीं मजा लगेगा। नहीं आएगा। हाँ, हाँ। तो मैं गा गा के लिखता हूँ। तो अच्छा। मेरे बच्चे जो है सब, जो छोटा वाला है, मेरे 2 बेटे हैं, छोटा वाला जो वो खेलता भी रहता है और अनकॉन्शियसली वो सुनता भी रहता है। जी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके जो टैब है उस टैब में उसने रिकॉर्ड किया वो गाना। एक बार तेलुगु रिकॉर्ड किया और फिर एक बार हिंदी रिकॉर्ड किया। हालांकि तेलुगु उसको आती नहीं है, लेकिन चूंकि स्पीकर में जब मैं लिख रहा था तो तेलुगु वाला बज रहा था जी। तो उसके कानों में तेलुगु वाले गाने गए और मैं गा गा के हिंदी लिख रहा था तो वो हिंदी भी उसको मालूम था। तो उसने रिकॉर्ड किया, तो मैं उसके टैब को देखा तो प्ले किया तो वो गन बज रहा था। मैंने उसको एक कट किया। अच्छा। एक पोर्शन, और कट करके मैंने डीएसपी को भेजा। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला कि भैया
लगता है ये गाना सुपर डुपर हिट है कि मेरे बच्चे जो गा के रिकॉर्ड किए। तो उन्होंने सुना और बोला हाउ स्वीट भैया, लगता है बच्चे बहुत बेहतरीन जज होते हैं। और देखिए इत्तेफाक से हिट हो गया। हिट हो गया। क्या बात है। तो ये कह सकते हैं कि घर से ही आपको मिलना शुरू हो गया जी। श्रेय और लोकप्रियता, जी। और वहीं आपका निर्णय हो गया कि आगे क्या होगा, इसकी जी, मंजर और इसका सफर कैसा होगा, जी। मंजिल कहाँ तक जाएगी, जी, जी। है ना। इतनी मजेदार बातें हैं रकीब आलम जी, आपके अनुभव, आपके संघर्ष की बातें, और जो आपका जुनून है वो वाकई हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। और कहीं ना कहीं जो आपने जज्बा अपना बनाए रखा और उसके लिए संघर्षरत रहे, और आज इस मकाम पर आप बैठे हैं। एक बात और बड़ी मज़ेदार है कि विविध भारती के श्रोताओं के लिए और हमारे लिए ये पहला मौका है जब हम ऐसे गीतकार से मिल रहे हैं जिन्होंने जो अन्य भाषा में बनी हुई फिल्में, हिंदुस्तान की ही अन्य भाषा में बनी हुई फिल्मों के हिंदी के गीत लिखे। और वाकई चेन्नई में रहते हुए आपने ये काम किया। अच्छा लग रहा है, बातें चलती रहेंगी और दोस्तों इसी तरीके की मज़ेदार बातें हम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक गीत सुन लिया जाए। हमारी हो मंजिल मायला, तुम ही हमारी हो मंजिल मायला। ये आवाज देता है दिल मायला, तुम ही हमारी हो मंजिल मायला। ऐसा न जानो हमको अचानक तुम पे ये प्यार आ गया। बीती रुतों का ये रंग है जो बन के बाहर छा गया। हो तुमको देखा प्यार आ गया, तुम भी हमारी हो मंजिल मायला। ये आवाज देता है दिल मायला, तुम भी हमारी हो मंजिल मायला।
तो ये अभी तो ये हो गई पुष्पा की बात। ये बताइए कि इससे पहले भी कोई इस तरह से आपकी यही पहचान थी या किसी और समय भी आपके साथ ऐसा ही हुआ? ये थोड़ा सा इसमें क्या, इस पुष्पा वाले जहाँ तक का सवाल है, तो इसमें मुझे थोड़ा लोग ज़्यादा जानने लगे हैं और लोग कहने लगे कि ये पुष्पा के राइटर हैं जी। वगैरह वगैरह। लेकिन इससे पहले भी कई गाने हमने लिखे, जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर का मैंने लिखा था रिंगा रिंगा, और आ अंटे अमलापुरम भी लिखा जी। था। लेकिन तब क्या था कि मैं बॉम्बे में था नहीं, अच्छा। मैं चेन्नई में था, और चेन्नई में हिंदी वहाँ उतना लोग जानते नहीं हैं। जी। तो ऐसा हुआ कि स्लम डॉग मिलियनेयर के भी गाने बड़ी हिट थे, और आ आंटी अमलापुरम भी बहुत हिट हुआ रहा। था। लेकिन चूंकि मैं चेन्नई में था, अगर मैं उस वक्त बॉम्बे में होता तो शायद उसका कुछ असर होता। जी। ये मेरे लोग ऊपर पहचानते आपको। पहचानते। लेकिन मैं उस वक्त चेन्नई में ही था, तो फिर उसके बाद उसका मौसम चला गया। मौसम उससे बेहतरीन और आ गया, इसलिए शायद जी, जी। और आपको ज्यादा पहचान मिलनी थी, जी, जी। ज्यादा प्यार मिलना था शायद, इसलिए है जी, ना? जी। रकीब आलम जी, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। आपने जैसे कहा कि आप उस समय चेन्नई में थे, और जाहिर है कि ऐसा लग रहा है कि आप हिंदी भाषी हैं, तो क्यों ना चला जाए आपके पैतृक निवास पर, या यूं कहे जन्म स्थान पर। कहाँ के हैं, और रकीब जी कहाँ से शुरू किया आपने इस यात्रा को? मैं एक्चुअली रहने वाला हूँ झारखंड से। झारखंड में आप कह लें कि मेरे पैतृक जो स्थान हाँ। है वो गिरिडीह है, जी। और मेरा नानी घर जो है जी। वो मधुपुर है, जो 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मेरी एक्चुअली पैदाइश और मेरा जो स्कूलिंग वगैरह वो नानी है के यहाँ मधुपुर में हुआ। तो बचपन से गाने का पहले शौक लगा मुझे। क्या होता था कि हमारे घर से कुछ दूरी पे मतलब चौक था, वहाँ पे हारमोनियम रिपेयरिंग की एक दुकान थी। जी। तो जो हारमोनियम रिपेयर करते थे उसको बजाना बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल। तो क्या होता था कि शाम को लोकल कुछ कव्वाल होते हैं ना, जी जी जी। मोहल्ले के, तो उनकी बैठकी लगती थी। जी। तो एक मोहल्ले के एक कव्वाल और एक ढोलक वाले और वो जो हारमोनियम वाले थे जी। वो बजाते थे। तो वहाँ पे एक जमघट लगती थी, तो वहाँ पे घंटा 2 घंटा वहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम चलता। तो वहाँ से मुझे गाने का शौक जागा। रकीब जी, अब आपने जो इस जमघट की बात की है, अब वहाँ का एक कव्वाल वाला एक गीत तो सुनना पड़ेगा, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, जो बीज था जी। वो अगर कुछ याद हो तो हम जरूर चाहेंगे कि आप उसे सुनाएं। मैं स्कूलों वगैरह में जब क्या हुआ था कि हम लोगों का एक प्रिय ये होता था, एग्जाम जब होता था जी। तो एक ये होता था संगीत का, तो उसमें सारे लोग गाते थे, तो लोग मेरा इंतजार करते थे कि अब रकीब गाएगा। अच्छा। तो मैं गाता था, तो लंबी तान वाली कोई कव्वाली गाता था। तो अच्छा। हाँ, तो अजीज नाजा के चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा।
सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। जन जमीन जर सेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर तन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। क्या है कौन समझा है, आज समझ ले, आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू वो पोरस है और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, शम्मा तक नहीं चलती आज उनकी तुरबत पर। अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, मुफलिसो तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा,
सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तूफाना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है। लाके कब्र में तुझको पुरतपाक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा आते वक्त संभल जाए, आते वक्त संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए। जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो यानी कि वहां पर सभी लोग बहुत सुर ताल लय में थे, जी, जिसने जी। कि आपको ये महफिल दी जी। और जो सुर मिला आपको, तो आप गायक क्यों नहीं बने? क्या हुआ, तो मैं भी जो लोग गाते थे, जी। तो मैं तो छोटा था, 5वें में पढ़ता था, जी। तो मैं बोला मैं भी गाऊंगा। तो सब दंग रह गए, "अरे, छोटा बच्चा बुरा गाने के लिए", तो मुझे प्रोत्साहित प्रोत्साहित किया हाँ, उन लोगों ने। हाँ। जी जी। तो मैं वहाँ एक दो कुछ गाया, और उन लोगों को जो सुनता था, जो रोज सुनते थे उसी को गाया। जी अभी क्या हुआ कि मेरे घर वाले जो है गाने बजाने से परहेज था परहेज उनको। करते हैं, और लोग अच्छा नहीं समझते थे। वही पढ़ाई लिखाई करे बच्चा। जी, जी, जी। जी तो मेरे मामा को मालूम हो गया जी। कि मैं वहाँ जाके गाता हूँ, जी। क्योंकि मेरे गार्जियन तो मामा ही थे, तो मैं जी। मामा कह रहा था। तो मामा ने मुझे बुलाया हम्म। और बुला के सामने बिठाया, और बिठा के बोले कि तुम वहाँ जाके कव्वाली गाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, और तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है, और ये तुमको सिंगर बनना है, गवैया बनना है, जी इस तरह से। लेकिन अब एक टेस्ट लग गया मुझे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि हम लोग के मोहल्ले में दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गा पूजा में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। जी जी। एक दिन ड्रामा पंडाल हो में, गया, जी, जी। हाँ, एक दिन संगीत का कार्यक्रम हो गया, किसी दिन जादू वाले आए थे, जादूगर दिखाया वगैरह वगैरह। तो जिस दिन संगीत का कार्यक्रम था, तो उस दिन पहली बार मैं पब्लिक के बीच एक, समझ लिए कि शो किया या गाया। तो बहुत सारे लोग गा रहे थे, जी। तो मैं एक मोहम्मद रफ़ी का एक गाना था, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे वाह। इश्क का सितारा, तो वहाँ मैंने गाया। और चूंकि माइक था, सब कुछ था, हालांकि हारमोनियम की दुकान में गया था तो कुछ भी नहीं होता था, जी लेकिन यहाँ पे माइक ढोलक वगैरह था, सिर्फ एक ढोलक था, एक हारमोनियम था और मैं था, और मैं गाया। और गाने के बाद दूसरे दिन से मोहल्ले में ये बात चर्चा हो फैल गई। गई, चर्चा हो गई, लोग अप्रिशिएट करने लगे, अरे वाह रकीब तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो। तो एक दूसरा स्टेज था। अच्छा। हाँ, फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे फादर दूसरी जगह रहते थे, मेरे फादर, मेरी माँ, जी, जी, मेरे आपने भाई, बताया आप नानी के घर मैं में रहते नानी थे। के रहते थे। तो मेरे फादर आ रहे थे ट्रेन में, जी तो ट्रेन में जो अपना मूंगफली जो अगर बेचते हैं ना, जी जी। मेरे फादर तो जानते हैं, क्योंकि मूंगफली वाले भी एक ही उसी मोहल्ले के हैं। जी। तो मेरे फादर को देखे, बोले अरे आप तो रकीब के फादर हो ना? तो बोला हाँ, क्यों? बोले अरे आपके लड़का ये बहुत अच्छा गा रहा है गाना। अच्छा। मेरे फादर को नाराज? एकदम शॉक लग गया, गाना गा रहा है मतलब? अरे क्या गा रहा है आप भाई, आप उसको कुछ पर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा स्टार बनेगा, ऐसा करके मेरे फादर को
अब मेरे फादर जितना वो बोले उतने मेरे फादर को गुस्सा आए। जी वो तारीफ कर रहे थे और इधर उल्टा पड़ रहा था। जी, तो फादर आए जी और मेरे मामू से मिले। मेरे मामू बोले हाँ, वहाँ मेरे मामू को पता ही था। जी तो मेरे मामू बोले कि काम कीजिए कि यहाँ पर रहेगा ना तो इसकी लाइन थोड़ा कुछ अलग ट्रैक पर चला जाएगा, तो जी, बेहतर जी। है कि आप इसको अपने साथ ले जाइए। अच्छा तो फादर मुझे लेके चले। तब तक क्या था कि मैं इधर फादर के पास आ गया और उसके पहले मेरा यही काम था, सिंगिंग विंगिंग ये वो। हाँ तो मेरे फादर को पता नहीं था। जी तब तक मैं 10th पास कर गया था। तो फादर लेके गए तो बोले चलो +2 वगैरह उधर ही करोगे। तो मैं इधर आया। अब इधर मेरे फादर के पास आने के बाद अब वहाँ ऑर्केस्ट्रा ढूंढने लगा। जी तो तलाश में था तो किसी ने बताया कि जो है फलाने जगह पर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है, तुम वहाँ पे जाओ, जाके बात करो। तो मैं वहाँ गया और उनसे कहा कि मैं सिंगर हूँ, मैं गाता हूँ। अब तो उन्होंने ऑडिशन वगैरह लिया और मेरी भर्ती हो गई उसमें। और पिता को मालूम नहीं? पिताजी को मालूम नहीं। अच्छा अब ये हुआ कि उसके जो जितने भी आर्टिस्ट थे जी वो सारे पढ़े लिखे और गेस्टेड ऑफिसर रैंक में थे। कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उस तरह के नहीं थे जो पारंपरिक होते हैं, गाने बजाने वाले। गाने बजा के और रोजी रोटी कमाने वाली बात नहीं थी। जी शौकिया वो लोग थे। और उसमें जो सिंगर थे किशोर दा थे, उनका अपना गैराज था कार अच्छा। का। हाँ। और जो गिटार बजाते उनका नाम था विजय दास, वो इंजीनियर थे। अच्छा हाँ। और एक और थे अरूप सरकार, तो वो भी जो थे सीए थे, उनका बेटा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका बेटा। तो इस तरह से बड़े ही लोग थे। अब ये होता क्या था कि साल के 3 प्रोग्राम मिलते थे, एक दुर्गा पूजा के, एक काली पूजा के जी और एक सरस्वती पूजा के। 3 तो फिक्स था। अच्छा और चौथा मतलब अगर किसी की शादी उदी है, रिसेप्शन में अगर कुछ ऐसा है तो वो भी क्या है कि जानने वालों। जी जी तो साल के 3 प्रोग्राम होते थे, लेकिन 365 दिन हम लोग प्रैक्टिस करते थे। अच्छा हाँ। तो शाम, अब जहाँ मैं रहता था वहां से जहाँ हम लोग प्रैक्टिस करने जाते थे वो 6-7 किलोमीटर था। जी तो मैं पैदल ही चले जाते थे। तो मैं वहां जाता और सब लोग रहते, हंसी मजाक गाना बजाना सब कुछ होता था। और होते होते 11 साढ़े 11 बज जाता था। और फिर वहां से मैं घर पहुंचता था 12 साढ़े 12 1 बजे रात। ओहो तो फादर देख रहे थे। तो एक दिन मैंने बेल मारा तो फादर बोले जाओ तुम्हारा होनहार आ गया। अच्छा, तो रोज पिताजी सो जाते रहे होंगे उस समय तक? हाँ, सो जाते। और सिर्फ माताजी जागती रही होंगी। हाँ। और वो बचाती रही होंगी हाँ। आपको? तो एक दिन फादर बोले कि आज दरवाजा खोल दो, तुम्हारा होनहार बेटा आ गया। तो फिर क्या हुआ कि फादर एक दिन सुबह उठ के जो डांट लगानी थी वो डांट उठ लगाए। फिर एक दिन मार नहीं पड़ी आपको? पिटाई भी हुई होगी? पिटाई भी हुई, बहुत कुछ हुआ। जी उसके बाद एक दिन फादर बोले कि रकीब, उनके कुछ जानने वाले थे जी, तो उनके बच्चे जो है पढ़ने के लिए चेन्नई जा रहे हैं जी, तो क्यों नहीं तुम भी जाके कुछ करो, इंजीनियरिंग लोग करने जा रहे हैं तो तुम भी। अब ये है कि मेरे फादर जो थे वो स्कूल टीचर थे, प्राइवेट स्कूल टीचर थे। मेरे फादर मतलब इतनी कैपेबल नहीं है जी, इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो चेन्नई भेज सके और खर्च उठा सके जी। लेकिन चूंकि हम इस गाने बजाने से निकालने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी। उन्होंने बोले कि तो मैं बोला कि आप कैसे वहां पे जाऊंगा, तो पैसे इतना चाहिए तो आप कैसे करोगे। मैंने बोला जाओ ना तुम, मैं करूंगा ना कुछ। यानी कि बस आप किसी तरह से पढ़ लें इसलिए उन्होंने हर भरसक प्रयास किया। जी। फिर तो मैं चेन्नई आया और चेन्नई आने के बाद 4-5 महीना ही फादर मेरे भेज पाए होंगे पैसे, उसके बाद नहीं हो पाया। फादर कह रहे, मुझे पता था कि फादर इधर उधर से कहीं से लेके मुझे दे रहे हैं, तो उनको तो देना ही है ना वापस, वो तो मांगेगा जी। उस जमाने में क्या होता था कि चिट्ठियां आती थी और मैं हॉस्टल में रहता था, मैं हफ्तों वेट करता कि फादर का चिट्ठी आए, मनी ऑर्डर आए। हमें मनी ऑर्डर वाले जो पोस्टमैन आते थे उससे पूछा फादर का नहीं आए, नहीं आए, अब मेस में पैसे देने हैं, प्रिंसिपल की डांट सुननी शुरू हो गई। तो एक दिन उनका फोन आया, मैंने फोन किया, एसटीडी होता ना बुक करके जी। हाँ, तो मैंने फोन करके मैं बोला जरा मेरे फादर को बुला दो। तो फादर बुलाया तो मैं बात किया तो बोले अरे बेटा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, नहीं भेज पा रहा हूँ ऐसा। तब क्या हुआ कि मैं चेन्नई में फिर सिंगिंग शुरू किया। अब मुझे ये था कि मुझे सिंगिंग करके पढ़ाई पूरी करनी है जी, अब मजबूरी बन गई। हाँ, गाना। तो मैं गजल गाना शुरू किया रेस्टोरेंट में, स्टार होटलों में।
जी जी। तो एक दो होटलों में गजल गाना शुरू किया, और तब मुझे पैसे बहुत मिलने लगे, जितने मुझे ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा मिलने लगा। क्योंकि अब मैं हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में मुझे हार्डली मुझे 2,000 के करीब के खर्च था, लेकिन मुझे 6-7 हज़ार मिलने लगा। अब 6-7 हज़ार मिलने लगा, मैं घर पैसा भेज भी नहीं सकता था। हाँ, क्योंकि ये नहीं कह सकते थे कि हाँ, आप गाना गा रहे हैं। गाना गा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो गया कि अब मेरा सिंगिंग जो है प्राइमरी हो गया और स्टडीज सेकेंडरी हो गया, क्योंकि पैसे की लत लग गई और मुझे अप्रिसिएशन मिलने लगा। दूसरा ये भी कि अगर जब आपको काम मिल रहा हो, अगर आप ना करना शुरू कर दें या एक सीमित समय तक के लिए ही काम करेंगे, तो फिर आगे काम मिलना कम हो जाता कम है। हो जाता है। जी। रकीब साहब, यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपने जब बात की है कि आप चेन्नई में बहुत स्टार बन गए और गजल गाते थे आप, तो एक गजल आपसे थोड़ी सी सुन ली जाए। जी, एक जब मैं रेस्टोरेंट में गाया करता था, तो एक गजल की फरमाइश होती थी, चिट्ठी आई है, जरूर। तो वो मैं गाता हूँ। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के
जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो, बोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा, तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के वैसे तो सच बात है कि आपको गायक रकीब आलम होना चाहिए लेकिन अब आपकी पहचान गीतकार के रूप में ज्यादा हो गई और वो कहीं पीछे रह गया। इसी बीच मुझे मेरी मुलाकात हो गई पीके मिश्रा जी, एक थे लिरिक्स राइटर जी, लिरिक्स बहुत लिखा उन्होंने जी, जिन्होंने रोजा के सारे गाने जी जी, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई तो वो बोलने लगे, वो भी शोज वगैरह करते थे उस शादियों के। हाँ, जी जी, वो लिरिक्स राइटर भी थे लेकिन बेसिकली वो सिंगर थे, क्योंकि जैसे मैं एक सिंगर हूँ लेकिन मुझे अब अभी रास्ता मिल गया मुझे लिरिक्स राइटिंग का, तो मैं उसके आगे निकल गया जी। तो वैसे वो भी थे, वो भी सिंगर थे अच्छे, लेकिन उनके लिरिक्स राइटिंग के उनको मौका मिल गया रोजा के लिए जी। तो पीके मिश्रा जी के साथ शोज वगैरह करने लगा और मैं लिरिक्स राइटिंग में भी उनको असिस्ट करने लगा जी।
लेकिन तब तक वो रहमान साहब से जुड़ गए और रहमान साहब रोज़ा आ गया और फिर उसके बाद हमसे है मुकाबला, मुकाबला मुकाबला जो गाना था वो सारे उन्होंने लिखे थे, पीके मिश्रा जी ने जी। लिखे थे। जी, जी। तो मैं उनको गुरु बोलता था, मैंने गुरु मुझे अब रहमान साहब से मिलना है। जी। हाँ बेटा मिलाता हूँ, हाँ बेटा मिलाता हूँ कर रहे थे। रकीब आलम जी, आप बार बार पीके मिश्रा जी का नाम ले रहे हैं और जाहिर है कि हमारे श्रोताओं के भी जहन में बहुत सारे उनके गीत उभर रहे होंगे जो अक्सर हमारी ज़बान पर आ ही जाते हैं। तो एकदम अलग ढंग का उन्होंने गीत लिखा है, तो क्यों ना उनका एक गीत यहाँ पर सुन लिया जाए। जी। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ। तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, छेड़े लो आज कोई प्यार की रागिनी। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। बंधन है प्यार का, देखो टूटे न सजनी। ये जन्मों का साथ है, देखो छूटे न सजना। तेरे आंचल की छाँव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई। तेरी पलकों की छाँव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। जी करता है साजना, दिल में तुमको बिठा लो। आ मस्ती की रात में अपना तुमको बना लूं। उठने लगे हैं तूफान क्यों मेरे सीने में ऐ सनम। तुम्हें चाहूंगा दिलो जान से, मेरी जाने जा तेरी कसम।
ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आगे ये हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, चेहरा आज कोई प्यार मेरा तेरी। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ऐ मेरे साजना, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। ऐ मेरे साजना। ये था गायक और गीतकार रकीब आलम से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज, रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।